हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ये वाला जो हमारा चैप्टर है, इसके कुछ टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज इस वाली क्लास में हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जिन टॉपिक्स को हमने कवर किया था उनको हल्का सा देख लेते हैं। देखिए, उसमें हमने लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव, ये जितनी भी क्लास है इनके बारे में स्टडी किया था। एंड उसके बाद हमारा जो बेसिक और जो मेन पॉइंट है ना इसका, वो था आपका सोशलिज्म, कि रसिया के अंदर जो सोशलिज्म है वो किस तरीके से स्प्रेड हुआ। क्योंकि सोशलिज्म जो था वो बाकी पूरे यूरोप में था, बट जो एक मेन कंट्री थी जिसके अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था वो था आपका रशिया। और हमने फिर ये भी स्टडी किया था कि रशिया में ऐसी क्या क्या सिचुएशन और कंडीशन बनी थी जिसकी वजह से रशिया के अंदर सोशलिज्म आया था। जिसमें हमने जो रशिया का रूलर था जार निकोलस सेकेंड, उसके बारे में भी स्टडी किया था, और उसकी इकोनॉमिक सोसाइटी और उसकी जो भी इकोनॉमिक कंडीशन थी उनके बारे में स्टडी किया था। ठीक है, आज और इस वाली वीडियो में आज हम उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसको स्टडी करने वाले हैं कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो भी इफेक्ट पड़ता है रशिया के ऊपर, वो इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं और लोगों की जो कंडीशन हो जाती है, जो सिचुएशन हो जाती है, उन पर क्या असर आता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो जार निकोलस सेकंड था उसने ड्यूमा बनाई थी। ड्यूमा पार्लियामेंट को बोला जाता है रशिया के अंदर, जो ड्यूमा को पार्लियामेंट ही बोला जाता है। हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, रशिया में उसको ड्यूमा बोला जाता है। उसने फर्स्ट ड्यूमा बनाई, उसको डिसमिस कर दिया था 75 डेज के अराउंड अंडर में। एंड उसके बाद उसने सेकंड ड्यूमा बनाई थी, और सेकंड ड्यूमा के बाद में उसने उसको भी आफ्टर 3 मंथ्स के बाद उसने सेकंड ड्यूमा बनाई थी, उसको भी डिसमिस कर दिया। और उसके बाद उसने थर्ड ड्यूमा बनाई थी। उसने जो थर्ड ड्यूमा बनाई थी, उस थर्ड ड्यूमा में उसने क्या करा था, अपने ही लोगों को, जो उसके पॉलिटिशियंस थे, उसके कंजर्वेटिव क्लास के लोग थे, उन्हीं सभी लोगों को उसने थर्ड ड्यूमा में रखा था, जिससे अगर वो उनसे कंसल्ट करता है तो उसे उस चीज को लेकर कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि वो जो लोग थे ना उस थर्ड ड्यूमा में, वो सभी उसी के साथ थे। अब उसी के साथ जो रशिया था उसकी वॉर भी चल रही थी, किसके साथ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब आप सभी को पता है फर्स्ट वर्ल्ड में काफी सारी कंट्रियां इंक्लूड थी, जिसकी वजह से इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोला जाता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशियन एम्पायर पर क्या इफेक्ट पड़ा था? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अकर्ड इन 1914। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो कब हुई थी? 1914 के टाइम पर हुई थी। इट वॉज फॉर बिटवीन टू यूरोपियन अलायंस। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, ये टू यूरोपियन अलायंस थे, उनके बीच में हो रही थी। एक थी आपकी सेंट्रल पावर और दूसरी थी आपकी अलाइड पावर। अब सेंट्रल पावर में देखिए कौन कौन से लोग थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। ये जो 3 कंट्रीज थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ये तीनों ही सेंट्रल पावर में थी। और ये मतलब जो यूरोप था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक सेंट्रल पावर हो गई और दूसरी एक अलाइड पावर हो गई थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अकर्ड इन 1914। इट वाज फॉट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंस। फर्स्ट में क्या था आपका? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की था, और सेकेंड में आपका फ्रांस था, ब्रिटेन था एंड रशिया था। और इसी के साथ इटली और रोमानिया, ये दोनों कंट्री बाद में ऐड हुई थी किसकी साइड में? रशिया की तरफ। और आपको खुद भी पता है जो रशिया पूरा खुद कितना बड़ा एम्पायर था, तो वो ये सारी कंट्रियां मिलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर रही थी। अब इतनी सारी कंट्री एक साथ इंक्लूड हो गई, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रशिया स्टार्टिंग में भी इंक्लूड नहीं था, बट बाद में वो भी इंक्लूड हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इनिशियली द रशियन पीपल सपोर्ट जार निकोलस सेकेंड इन द वर्ल्ड वॉर। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी ना, तो जो जार निकोलस था, जार निकोलस को पब्लिक का पूरा सपोर्ट मिला था। मतलब जो पॉपुलेशन थी रशिया की पॉपुलेशन ने अपने राजा को पूरा सपोर्ट किया था इस वॉर के लिए। ऐसा नहीं था कि लोग अपने रूलर के अगेंस्ट चले गए हो, नहीं, बल्कि जो पॉपुलेशन थी रशिया की, उन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया था जार निकोलस को। मतलब वो सभी उस वॉर के सपोर्ट में थे, सभी चाहते थे इस वॉर में रशिया जीते। अब हम आगे ये देखेंगे कि ये जो वॉर थी वो किस टाइप से चली थी। देखिए, however as war continued the Tsar lost support due to several reasons। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने भी बताया कि जो जार था उसको उसकी पॉपुलेशन का, उसके पीपल का पूरा सपोर्ट मिला था। मतलब सारे के सारे लोग उसके रूलर को सपोर्ट कर रहे थे। बट सडनली क्या होता है कि जो जार होता है वो लोगों का जो सपोर्ट होता है, पीपल्स का जो सपोर्ट होता है ना, वो लॉस हो जाता है, उससे खो जाता है। तो देखो, अब अभी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड सडनली वो अपना साथ छोड़ देते
देते हैं। तो विदाउट एनी रीजन तो वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे ना, ऐसी कुछ सिचुएशन तो बनी होंगी जिसकी वजह से ये सारे लोग अपना सपोर्ट आपसे छीन लेते हैं, वापस ले लेते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो जो रीजंस थे जिसकी वजह से जार का जो सपोर्ट था लोगों का वो हट गया, तो वो रीजंस क्या थे? देखिए, फर्स्ट रीजन क्या था? व्हेन द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा, सपोर्टर वर थिन। हमने अभी क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया कि जो जार था उसने तीसरी ड्यूमा बनाई थी, थर्ड ड्यूमा बनाई थी, और थर्ड ड्यूमा में जो लोग थे वो उसी के साइड के लोग थे, लाइक कंजर्वेटिव्स थे, उसमें पॉलिटिशियंस थे, और वो हमेशा जब भी कोई डिसीजन लेता था, मेजर डिसीजन, तो वो उनसे कंसल्ट करता था, वो उन लोगों से कंसल्ट करने के बाद तब डिसीजन लेता था। एंड उसने इस वॉर के बीच में क्या करा? उन लोगों से कंसल्ट करना ही बंद कर दिया, उनने इन लोगों से कंसल्ट करना छोड़ दिया। अब वो किसी भी डिसीजन पे इन लोगों से कंसल्ट नहीं करता था। जब इन लोगों से कंसल्ट करना उसने बंद कर दिया तो ये लोग उससे थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, जिसकी वजह से वो उसको जो सपोर्ट था वो रिफ्यूज हो गया, मतलब उनका सपोर्ट उसको, अब पार्लियामेंट का सपोर्ट भी उससे छिन गया था। वही लोग जो उसका पहले साथ दे रहे थे अब वो उसका साथ नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उसने उन लोगों से कंसल्ट करना ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जार को जो पार्लियामेंट में जो पार्टी उसको सपोर्ट कर रही थी अब उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया था। एंड सेकेंड रीजन क्या था? बिसाइड दैट द जर्मन ओरिजिन ऑफ जराइन एलेक्जेंड्रा, जार्स वाइफ। अब जो जराइन एलेक्जेंड्रा कौन थी? वो जार की वाइफ थी, और जो जार की वाइफ थी वो जर्मन ओरिजिन थी, मतलब उसका जो बॉर्न था, जो जार की वाइफ थी वो कहाँ की थी? वो जर्मनी की थी। अब वॉर भी किससे चल रही थी? जार की, जर्मनी से, और जार की वाइफ भी कहाँ की थी? जर्मनी की थी। अब उसकी वाइफ भी जर्मनी की है और जार की वाइफ, और उसका एक, अब सिंपल सी बात है, जब उसकी वाइफ जर्मनी की है तो सब लोग ये बोल रहे थे कि जो जार है वो जर्मनी से वॉर कैसे करेगा, वो तो उसका ससुराल है, उसको इन लॉज है, वो अपने इन लॉज से वॉर तो कर ही नहीं सकता, तो रसिया हार जाएगा। इसलिए जो रशिया है उसको लोगों का सपोर्ट छूट रहा था, लॉस हो रहा था, क्योंकि लोगों को लग रहा था जर्मनी तो इसका ससुराल है, अब अपने ससुराल से कौन लड़ाई करता है। तो इस वाली फीलिंग से लेकर उन्होंने थोड़ा सा लोग पीछे हट रहे थे। और उसका एंड सेकेंड रीजन क्या था? रासपुतीन। जो ये रासपुतीन आप नाम देख रहे हो ना, ये एक एडवाइजर था, सिर्फ जार रासपुतीन की एडवाइस को ही मानता था, और ये एक पुअर एडवाइजर था, मतलब इसकी जो एडवाइस होती थी ना वो बिना सर पैर वाली हुआ करती थी, मतलब ये बहुत ही बेकार एडवाइजर था, मतलब कुछ भी एडवाइस दे रहा है जिसका कोई तालमेल भी नहीं है। तो लोगों को लगता था कि ये बहुत ही बेकार एडवाइस है, राजा को इसकी एडवाइस नहीं माननी चाहिए, बट जार सिर्फ इसी की एडवाइस को फॉलो करता था। और ऐसा भी कहा जाता है जो रासपुतीन था उसका जार की वाइफ से अफेयर चल रहा था, मतलब इन दोनों का कोई कनेक्शन है, ऐसा पीपल्स को लगता था, जिसके अकॉर्डिंग वो रासपुतीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब जार इसी की एडवाइस को फॉलो करता था, इसलिए लोगों का सपोर्ट हट रहा था। मेड द किंग अनपॉपुलर, रासपुतीन हो गया, उसकी वाइफ का जर्मन ओरिजिन होना, और जो थर्ड ड्यूमा थी उन लोगों से कंसल्ट ना करना, यही सारे रीजन बने जिसकी वजह से जार ने अपना पूरा का पूरा सपोर्ट खो दिया था। और फॉर एग्जाम्पल द हेटेड ऑफ जर्मनी, लोग जर्मनी से बहुत ज्यादा हेट करने लगे थे, उसी के चलते द अपोनेंट कंट्री was so much that the Russian people renamed Saint Petersburg a German name as Petrograd। लोग जर्मनी से इतनी ज्यादा नफरत करते थे कि जो एक सेंट पीटर्सबर्ग जो जगह थी, सेंट पीटर्सबर्ग जो जगह है ये एक जर्मन नेम था, सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम है, तो लोगों को इतनी ज्यादा नफरत हो गई थी जर्मनी से कि लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके क्या नाम रख दिया था? पेट्रोगार्ड। ये पेट्रोगार्ड क्यों नाम रखा गया था? क्योंकि लोगों को जर्मन बिल्कुल भी पसंद नहीं था और सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मनी नाम था, तो उन्होंने कहा था ये जर्मनी नाम है इसलिए इसको यहाँ से हटाओ, और ये नाम हटाकर उन्होंने क्या नाम रख दिया? पेट्रोगार्ड। जर्मनी नाम से नफरत होने की वजह से उसने अपनी एक सिटीज का नाम ही चेंज करके क्या नाम रख दिया? पेट्रोगार्ड। तो ये वो रीजन थे जिसकी वजह से जो रूलर था उसका जो सपोर्ट था, पीपल्स का सपोर्ट, वो उससे छूट गया था, लोगों ने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया था। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। एंड नेक्स्ट है फ्रेंच आर्मी और मूव द वेस्टर्न फ्रंट फॉर्ट फ्रॉम ट्रेंचेस दैट हेल्प देम प्रिवेंट लार्ज
कैजुअलिटी। जो फ्रेंच आर्मी थी, फ्रेंच आर्मी जो थी वो ट्रेंचेस में लड़ रही थी। ट्रेंचेस का मतलब होता है वो गड्ढे से बना देते ना एक लंबी सी, लोग उसके अंदर बैठ के घुस के छुप छुप के ऐसे वॉर करते हैं, तो वो होती है ट्रेंच आर्मी। तो लोग उसमें उन्होंने एक लंबी नाली टाइप बना दिया था, गड्ढा सा, उसके अंदर बैठ के लोग वॉर कर रहे थे। तो वेस्टर्न साइड में वो किससे वॉर कर रहे थे? फ्रांस से। Whereas the Russian army on the eastern front fought in the open field and faced over 7 million casualty by 1917। और ईस्टर्न फ्रंट में रशिया वॉर कर रहा था, जर्मनी के वेस्टर्न फ्रंट में फ्रांस वॉर कर रहा था, और जर्मनी के ईस्टर्न फ्रंट में रशिया वॉर कर रहा था। तो इसके चलते 7 मिलियन की जो पॉपुलेशन थी लड़ाई में वो मारी गई थी। ठीक है, ईस्टर्न फ्रंट फॉर इन द ओपन फील्ड्स एंड फेस ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटी बाय 1917 में 7 मिलियन के करीब लोगों ने इस वॉर को फेस करा था। किस साइड में? ईस्टर्न फ्रंट में। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये है आपका जर्मनी, ठीक है, ये पूरा एरिया क्या है? जर्मनी। ये इसका वेस्टर्न फ्रंट है। वेस्टर्न फ्रंट में फ्रांस वॉर कर रहा था और ईस्टर्न फ्रंट में रशिया वॉर कर रहा था। तो ईस्टर्न फ्रंट में जो जर्मनी की आर्मी थी वो काफी अंदर तक एंटर कर गई थी, जबकि जो ये फ्रांस था ये इस जगह पर स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, ईस्टर्न फ्रंट में रशिया को काफी अंदर तक मतलब जर्मनी ने हरा दिया था, और वेस्टर्न में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पड़ रहा था वो। तो 70 मिलियन कैजुअलिटी जो थी वो किस टाइप से थी? ईस्टर्न फ्रंट की तरफ थी। अनदर रॉन्ग मूव द रशियन आर्मी टुक वाज टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स व्हाइल रिट्रीटिंग। अब जब रशियन आर्मी थी वो बैक जा रही थी, बैकवर्ड जा रही थी, मतलब अपनी कंट्री में वापस जा रही थी, क्योंकि वो एक तरीके से हारने लगी थी जर्मनी से, तो वो लोग वापस जा रही थी। सिचुएशन देखो कोई भी बनी हो, फाइनली जो वॉर जीती थी वो रशिया ने ही जीती थी। तो उस टाइम जो रशियन आर्मी थी ना वो बैकवर्ड पीछे जा रही थी, और जब वो पीछे जा रही थी तो जर्मनी से आने वाले जितने भी बिल्डिंग्स थे, क्रॉप्स थी, उन सभी को वो क्या कर रही थी? डिस्ट्रॉय कर रही थी। क्रॉप्स एंड बिल्डिंग, इन सभी को वो क्या कर रही थी? डिस्ट्रॉय कर रही थी। क्यों डिस्ट्रॉय कर रही थी? ताकि वो जो लोग यहाँ पर आए तो उन्हें किसी भी तरीके से, ठीक है, उन्हें किसी भी तरीके से एनिमीज जो थे, उनको जो दुश्मन थे, उन्हें चीजें, गुड्स ना मिल सके जिसका वो यूज कर सके, वो छिप सके, ऐसी इसलिए बिल्डिंग्स को खत्म कर दिया गया था। उनको खाने के लिए कुछ ना मिले, इसलिए जो क्रॉप्स थी वो भी खत्म कर दी गई थी उनको रोकने के लिए। ऑल्दो देयर प्लान वाज टू प्रिवेंट द एनिमी from being able to leave off the land, but this attempt made over 3 million people refugee in Russia। मतलब सामने से कोई आ रहा है तो हमने क्या करा? हमने अपने घर में ही आग लगा दी, हमने अपने घर को भी बर्बाद कर दिया कि वो आएगा तो उसे छुपने की जगह नहीं मिलेगी, खाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने खाने को खत्म कर दिया, क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दी, बिल्डिंग्स को खत्म कर दिया। बट जब वो लोग अंदर एंटर करे, वो लोग तो देखो जब आएंगे तब आएंगे जब उससे पहले जो पॉपुलेशन यहाँ रह रही थी, जो लोग यहाँ थे, उनके लिए रिफ्यूजी की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जो लोग रशिया में, जिन लोगों की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया गया था, क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया गया था, तो वो जो पीपल थे, कितने पीपल थे? वो थे आपके 3 मिलियन। 3 मिलियन के अराउंड जो पीपल थे उनको रिफ्यूजी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। रिफ्यूजी वो होते हैं जिनका घर वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ये आर्मी की वजह से हुआ था। वो वॉर को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए उन्होंने क्या करा था? चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब उसका रिजल्ट ये आया कि रशिया में ही 3 मिलियन पीपल क्या बन गए थे? रिफ्यूजी बन गए थे, 30 लाख लोग। Thus, the situation discredited the government in the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. वॉर इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि जो रशिया के आर्मी ऑफिसर थे, सोल्जर थे, वो मतलब एक तरीके से बिल्कुल हार चुके थे, इतने ज्यादा पस्त हो चुके थे कि अब उनमें लड़ाई करने की हिम्मत नहीं बची थी। बस वो ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये जो वॉर थी ये खत्म हो जाए, क्योंकि अब उनमें बिल्कुल भी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, तो उनमें अब जो वॉर की हिम्मत थी बिल्कुल भी नहीं थी। अब उनको ये था बस किसी तरीके से ये जो वॉर है ये खत्म हो जाए, अब हमारे बस की वॉर करना नहीं है। मतलब इतने ज्यादा वॉन्डेड हो गए थे, घायल हो चुके थे, वो इंजर्ड हो गए थे कि अब वो बस लड़ाई खत्म चाहते थे, उनके बस की अब लड़ाई करना नहीं था। ये तो हमने देख लिया ना। अब देखिए 46 पेज में क्या है? द वॉर ऑल्सो हैड अ सर्वर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। अब वो जो वॉर चल रही थी, अब उस वॉर का हमारी इंडस्ट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ा, लोगों की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का।
जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी, जर्मनी ने बाल्टिक सी पर कंट्रोल कर लिया। अब बाल्टिक सी क्या था, देखिए ये है बाल्टिक सी और ये है आपका जर्मनी, ये बाल्टिक सी है और ये है रशिया। तो यहाँ पर जर्मनी ने क्या करा, चीजों को रोक लगा दी कि किसी भी चीज की सप्लाई यहाँ से रशिया में नहीं जाएगी। कैसे जाती थी, यहाँ से जो कोई भी चीज अगर होती थी तो वो जर्मनी से यहाँ से ऐसे होती ही वाटर के थ्रू ऐसे यहाँ पर पहुंच जाती थी। अब क्या था, उसने यहाँ पर रोक लगा दी जर्मनी ने। अब जर्मनी ने ये पूरा एरिया कवर कर लिया, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया कवर कर लिया। अब यहाँ से जा नहीं सकता। अब जो भी सामान अगर ऊपर से जाएगा यहाँ से ऐसे जाएगा, देखो टाइम भी ज्यादा लगेगा और वो थोड़ा जो एरिया है वो बहुत ही ठंडा एरिया हो जाता है आइसी प्लेस से कोल्डेस्ट प्लेस से, तो चीजें आगे जाते जाते जम जाएंगी और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। यहाँ से वो इजीली पहुंच सकता था, जिसकी वजह से रशिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जब जर्मनी ने ब्लॉकेज कर लिया था। ठीक है, जब जर्मनी ने बाल्टिक सी को ब्लॉक कर दिया था उस वजह से भी रशिया को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। फर्स्ट है शॉर्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की शॉर्टेज आ गई थी। अब जर्मनी ने यहाँ ब्लॉकेट कर दिया, अब कैसे जाएंगी चीजें, टाइम लगेगा या फ्रीज हो जाएंगी। अब ऐसे जाती तो इजी था बॉर्डर के थ्रू, अब वो चीजें फ्रीज हो जाएंगी, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो मतलब एक तरीके से शॉर्टेज आ गई थी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की। रशिया हैड लिमिटेड इंडस्ट्री, रशिया के पास पहले से ही लिमिटेड इंडस्ट्रीज थी। सो मोस्टली इट रेलिड ऑफ द फॉरेन सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड, तो इंडस्ट्रियल गुड जो थे वो ज्यादातर फॉरेन सप्लायर होते थे। However, when Germany blocked the route, और जर्मनी ने वो रूट ही ब्लॉक कर दिया। सारी चीजें, मोस्ट ऑफ दी जो चीजें थी वो फॉरेन क्या होती थी, फॉरेन इंडस्ट्रियल गुड जो थे वो सप्लाई होते थे। अब उसमें क्या कर दिया जर्मनी ने, बाल्टिक सी ब्लॉक कर दिया, जिस जगह से वो आती थी वही उसने ब्लॉक कर दिया था। दे हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से रशिया को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इवन चीजें रुक सी गई थी उस टाइम पे, ठीक है, जब जर्मनी ने ब्लॉकेड लगा दिया था। एग्जाम्पल, बाय 1960 रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन, रेलवे लाइन को भी ब्रेक डाउन कर दिया गया, तोड़ दिया गया, रोक दिया गया था। शॉर्टेज ऑफ लेबर, ये तो हमारी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की थी। अब लेबर की शॉर्टेज आ गई थी। लेबर की शॉर्टेज कैसे आ गई थी, जो एबल्ड बॉडी थे, एबल बॉडीड मतलब जो अच्छे खासे हेल्दी पर्सन थे, जिनकी अच्छी खासी हेल्थ थी, उन सभी वर्कर्स को एज अ सोल्जर आर्मी में भेजा जा रहा था वॉर के लिए। जो अच्छे खासे हेल्दीएस्ट पर्सन थे, जो वर्कर थे, काम करते थे इंडस्ट्रीज में एज अ पीसेंट काम करते थे, उन सभी वर्कर्स को कहाँ भेजा जाने लगा, उनको वॉर में शामिल कर दिया गया कि तुम अच्छी खासी बॉडी वाले हेल्दी पर्सन है, जाओ तुम वॉर करो, तुम वॉर के लिए बने हो तो जाओ वॉर करो। मैन वर कॉल्ड अप टू दी वॉर, उन सभी को वॉर में भेज दिया गया। मैनी वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर्क शट डाउन, अब वर्कर्स तो सारे के सारे वॉर पर चले गए। अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो थी उनमें चीजों को प्रोड्यूस कौन करेगा, जिसकी वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज शट डाउन हो गई, बंद हो गई, क्योंकि वर्कर्स ही नहीं बचे थे काम करने के लिए। अब जब वर्कर्स ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा, तो जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई थी। स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन की भी कमी आ गई थी। कैसे कमी आ गई थी, अब देखिए वर्कर्स तो है नहीं जो चीजों को प्रोड्यूस करे, वर्कर्स तो सारे आर्मी में चले गए और जो भी बचा कुचा खाना था कंट्री में वो सारा उन सोल्जर्स को भेजा जा रहा था कि सोल्जर खाएं और लड़ाई करें। सोल्जर तो खा रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, अब जो कंट्री में बाकी बची हुई पॉपुलेशन थी वो भूख से मरने लगी थी क्योंकि उनके लिए फूड नहीं था। In the city, bread and flour become scarce due to largest supply of grain for the Russian army. क्योंकि जो भी ग्रेन्स बचे थे वो सारे के सारे कहाँ सप्लाई किए जा रहे थे, आर्मी के लिए सप्लाई किए जा रहे थे। और बची हुई रशिया की पॉपुलेशन क्या खाएगी, तो स्कार्सिटी आ गई थी फूड्स की भी बहुत ज्यादा। फर्दर मोर रिट्स एंड ब्रेड शॉप, इसके लिए दंगे वगैरह होने लगे, रोइट्स होने लगे थे कंट्री में, लोग आपस में लड़ने लगे थे। बिकेम कॉमन बाय द विंटर ऑफ 1960, 1960 के ये विंटर की बात है। शॉप्स को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगे थे, आपस में ही लोग एक दूसरे से वॉर करने लग गए थे। मतलब एक वॉर तो वर्ल्ड वॉर चल रही थी जिसमें आर्मी ऑफिसर्स लड़ रहे थे, और दूसरी वॉर कहाँ स्टार्ट हो गई थी, कंट्री के अंदर हो गई थी। लोग आपस में ही सिविल वॉर स्टार्ट हो गए थे, लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे थे। ठीक है, अब इसका इफेक्ट हमारे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पर क्या पड़ा। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन होता है कंट्री के अंदर। मैंने बोला ना कि कंट्री में ही एक सिविल वॉर शुरू हो गई थी। एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो चल ही रही है जो जर्मनी से चल रही है,
ठीक है, जर्मनी ब्रिटेन वगैरह से चलिए, वो तो चल ही रही है, साथ ही साथ कंट्री में भी सिविल वॉर चल रही है। अब कंट्री में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आता है, लोग फेब्रुअरी रेवोल्यूशन करते हैं। अब देखिए फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या था, द सिटी पेट्रोगार्ड, अभी आपको याद होगा सिटी पेट्रोगार्ड, जिसका नाम पहले सेंट पीटर्सबर्ग था, उसी का नाम पेट्रोगार्ड कर दिया गया था ना, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम था वो एक जर्मन नेम था। कैसा नेम था, वो एक जर्मन नेम था। अब जर्मन नेम है तो अब जर्मनी से ही वॉर हो रही थी और लोग जर्मनी से नफरत करते थे, इसलिए लोगों ने उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, सेंट पेट्रोगार्ड रख दिया गया, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम। जो पीटर्स सिटी, जो पेट्रोगार्ड सिटी थी, वो दो पार्ट में डिवाइड थी। दो पार्ट में कैसे डिवाइड थी, देखिए ऐसे, एक बीच में रिवर थी, ये एक रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है, इस रिवर का नाम है नेवा। क्या नाम है, नेवा। देखिए द सिटी पेट्रोगार्ड वॉज डिवाइडेड बाय द रिवर नेवा इंटू टू पार्ट्स। जो नेवा रिवर है उसने नेवा रिवर बीच में जा रही है, सिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, एक लेफ्ट पेट्रोगार्ड और एक राइट पेट्रोगार्ड। राइट बैंक में कौन रहते थे, देयर वर सेवरल फैक्ट्रीज एंड क्वार्टर्स ऑफ वर्कर्स रहते थे। और लेफ्ट बैंक में कौन रहते थे, लेफ्ट बैंक में फैशनेबल एरियाज, द विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग एंड पैलेस फॉर द मीटिंग्स ऑफ ड्यूमा। देखिए राइट बैंक में कौन रहते थे, राइट बैंक में रहते थे आपके वर्कर्स, और लेफ्ट बैंक में क्या था, विंटर पैलेस। विंटर पैलेस, अब ये जो विंटर पैलेस था ये किसका था, ये जार का था। यहां कौन रहता था, यहां रहता था आपका जार। राइट में वर्कर रहते थे। ये पूरी जो सिटी थी, ये पूरी सिटी कौन सी थी, ये पूरी ही सिटी थी आपकी पेट्रोगार्ड। पेट्रोगार्ड ही इस नेवा ने राइट और लेफ्ट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। यहां पर पूरा रिचर सेक्शन रहता था, जो रिच पीपल थे वो यहां रहते थे, और जो पुअर पीपल थे, फैक्ट्रीज वगैरह जो थी वो उस साइड थी, यहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग थी, फैशनेबल एरिया जो था वो इस साइड था, लेफ्ट साइड में। तो ये था हमारा कौन सा एरिया, पेट्रोगार्ड। ठीक है, ये पेट्रोगार्ड था हमारा एरिया। अब देखिए इन फरवरी 1970 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स। वर्कर्स के लिए भी फूड शॉर्टेज आ गई थी, क्योंकि सारा फूड तो कहाँ जा रहा था, आर्मीज के पास जा रहा था, तो कंट्री में फूड की शॉर्टेज आ गई थी। क्वार्टर्स विच वर ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर। अब जो राइट बैंक में जो लोग रह रहे थे, जो वर्कर्स बचे थे, खाना खाएंगे तभी तो काम करेंगे, और खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, तो वो सारे के सारे लोग कहाँ आ जाते हैं, वो सारे के सारे ही लोग स्ट्राइक पर आ जाते हैं। टू एट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखिए ऑन 22 फरवरी अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। उन लोगों को क्या करा, 22 फरवरी को जो फैक्ट्रीज थी राइट बैंक में उनको लॉक कर दिया गया, ताले से फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया। अब वो वर्कर जो उन फैक्ट्री में काम कर कर अपना गुजारा चला रहे थे, अब उनका घर कैसे चलेगा, अब उनका घर कैसे चलेगा, वो तो पूरी तरीके से फैक्ट्री पर ही डिपेंड थे। अब फैक्ट्री में क्या कर दिया गया, ताला बंद कर दिया गया। अब जो फैक्ट्रियों में ताला बंद है तो उन लोगों को खाना कैसे मिलेगा, उनकी फैमिली थी वो सरवाइव कैसे करेंगी। तो इसी के चलते यही सारी चीजें सोचकर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, जब लॉकआउट कर दिया गया, फैक्ट्रियों में ताला लगा दिया गया, कब 22 फरवरी को, जब उसे ताला बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, तो सारे के सारे जो लोग थे ना राइट बैंक के, उसका रिजल्ट ये निकला तालाबंदी का कि जो वर्कर्स थे 50 वर्कर्स, ठीक है, 50 वर्कर्स किसके, फैक्ट्री के, कॉलर स्ट्राइक, उन्होंने एक स्ट्राइक अनाउंस कर दी। वो सारे के सारे 50 के 50 लोग स्ट्राइक पर निकल गए, वो स्ट्राइक करने लगे सारे के सारे लोग इन मैनी फैक्ट्रीज। और इसमें बहुत सारी जो फैक्ट्रीज थी ना, और ये जो स्ट्राइक की गई थी, इस स्ट्राइक में विमेन ने लीड रोल प्ले किया था। 50 मैन तो वो थे, और भी जो अदर फैक्ट्री थी उसको कौन, विमेन लीड कर रही थी। तो स्ट्राइक में और कौन आई थी, विमेन्स भी निकल कर आई थी, विच केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन डे। तो 22 फरवरी को, इस दिन को इंटरनेशनल डे अनाउंस किया जाता है रशिया के कैलेंडर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिया और रशिया का जो कैलेंडर है वो डिफरेंट होता है, इसलिए वहां के अकॉर्डिंग
22 फरवरी को क्या अनाउंस किया जाता है? इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मोर ओवर डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स, का वर्कर वो होंगे जो वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह थे, उनको बोला गया है, जो डिमांड कर रहे थे, स्ट्राइक पर निकले थे उनको। रीच टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, ये सारे के सारे वर्कर जो स्ट्राइक पर निकले थे वो सेंटर ऑफ द कैपिटल पहुंच गए। कैपिटल पहुंच गए। कैपिटल क्या थी? नेविस्की प्रोस्पोकेट। ये नेविस्की प्रोस्पोकेट जो थी ये कैपिटल थी, सेंटर ऑफ द कैपिटल थी। एंड सराउंडेड द फैशनेबल क्वार्टर, और ये सारे के सारे कहाँ पहुंच गए? फैशनेबल क्वार्टर, मतलब लेफ्ट बैंक की साइड में पहुंच गए थे। जो ऑफिशियल बिल्डिंग थी द राइट बैंक, ठीक है। इन रिस्पॉन्स द गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यू। इन सभी लोगों को जब जार ने देखा, वहां क्या था? जार का ही तो पैलेस था लेफ्ट बैंक के साथ। जब वहां पर लोगों को देखा गया तो उसने वहां पर क्या कर दिया? कर्फ्यू लगा दिया। जब उसने देखा कि सारी की सारी तो भाई भीड़ ही आ गई, ये तो स्ट्राइक पे हड़ताल पर उतर आए हैं, तो क्या कर दो? कर्फ्यू लगा दो, इनको आने ही मत दो यहाँ। उसमें विमेन्स भी थी, वर्कर्स भी थे, सारे के सारे मिलकर आए थे, तो उन्होंने वहां पर क्या करा? कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू लगा दिया तो जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे ना, वो सारे के सारे अपने घर वापस चले गए। जो भी लोग स्ट्राइक पर निकले थे वो सारे के सारे कर्फ्यू को देखकर अपने घर वापस चले गए। अब आप बोलोगे कि मैम वापस चले गए तो उनका क्या होगा? देखते हैं भी क्या होगा। तो सारे के सारे लोग उस टाइम पर वापस अपने घर चले गए। बट वर्कर्स है और रेवोल्यूशनरीज भी थे, तो ऐसे थोड़ी चुप बैठने वाले थे, तब तो वो वापस चले गए थे। बट 24 और 25 में फरवरी में वो वापस आए, वो वापस आ गए। द वर्कर्स केम बैक टू द लेफ्ट बैंक फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, और वो दोबारा से आकर वहां पर प्रदर्शन करने लगे, दोबारा से डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे उस स्ट्राइक का। सो द गवर्नमेंट कॉल आउट ऑफ द कैवलरी। कैवलरी होते हैं जो घुड़सवारी होते हैं, जो पैदल उनके आर्मीज थी वो, एंड पुलिस, कैवलरी और पुलिस टू कीप एन आई ऑन दैम डेमोन्स्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट कौन थी उस टाइम पे? जार की थी। तो जार ने उनको बोला कि तुम्हें इनको देखना है कि ये लोग करते क्या हैं, तो कीप एन आई ऑन दैम, इनके ऊपर अपनी आंखें रखनी है कि ये लोग क्या करते हैं। तो ऐसा किसने बोला था? ऐसा जार ने बोला था, जो उनकी गवर्नमेंट थी उसने ऐसे बोला था कि ये लोग क्या करेंगे, तो ये चीज तुम्हें देखनी है, ठीक है। तो कैवलरी को और पुलिस वालों को ऐसा उसने, किसने बोला था? जार ने। और ऑल्सो ऑन 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, और इसी के साथ 25 को जो गवर्नमेंट थी जार की, उसने क्या करा? जो थर्ड ड्यूमा थे उसको भी क्या कर दिया? खत्म कर दिया, डिसमिस कर दिया कि अब थर्ड ड्यूमा भी नहीं रहेगी ना। फर्स्ट कैंसिल कर, डिसमिस करी, सेकंड डिसमिस करी, अब थर्ड को भी उसने क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया। अब कोई ड्यूमा नहीं बची, सारी की सारी पावर किसके अंडर में आ गई? जार के अंडर में आ गई। पहले जो थोड़ी बहुत कंसल्ट के लिए थी उन लोगों के पास, अब वो पावर भी पूरी तरीके से खत्म हो गई। सारी पावर किसके पास में आ गई? जार के पास में आ गई। ऑन 26 फरवरी वर्कर्स केम आउट ऑन स्ट्रीट, और 26 फरवरी को जो वर्कर्स थे वो स्ट्रीट पे आ गए। डैमेज पुलिस हेडक्वार्टर्स, और वो सब गुस्से में थे, खाने पीने को उनको मिल नहीं रहा था, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही थी, और उनके ऊपर कर्फ्यू लगा दिया गया था। तो इसी के चलते सारे के सारे लोग गलियों में उतर आए, पुलिस हेडक्वार्टर को तोड़फोड़ मचाने लगे। और 27 फरवरी में क्या हुआ था? उन्होंने एक स्लोगन निकाला। वो स्लोगन किसके ऊपर था? ब्रेड, वेजेस, बेटर आर्ट्स। ये तीन उनकी डिमांड थी कि हमें ब्रेड दो, मतलब खाने के लिए दो, सेकंड था वेजेस, हमारी सैलरी अच्छी दो, वेजेस, और बेटर आवर्स, मतलब एक अच्छी टाइमिंग आवर दो जिसमें हम काम करें, जैसे 12-15 घंटे नहीं, 8 घंटे सिर्फ हमसे काम करवाया जाए। ये सारी उनकी क्या थी? डिमांड थी। तो जितने भी ये वर्कर्स थे इनकी डिमांड ये तीनों थी कि ये जो उनकी डिमांड है इसके लिए वो स्ट्राइक कर रहे थे, उनकी इन तीनों डिमांड्स को फुलफिल किया जाए। बट once again the government called out the cavalry of controlling the situation। अब गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने फिर से कैवलरी को बुला लिया कि इन लोगों को पकड़ा जाए, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करो। However, this time cavalry refused to fire on the demonstrators। बट इस टाइम पर जो कैवलरी थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, अब हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, जो कर रहे हैं इन्हें करने दो। तो कैवलरी ने भी उसकी जो जार थी उसकी बात को डिनाई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। इंस्टेड सोल्जर्स ज्वाइन द वर्कर एंड फॉर्म्ड सोवियत और काउंसिल। तो इसी के चलते देखो
वर्कर्स तो पहले जार के अगेंस्ट थे, तो जो आर्मी थी ना उसके जो सोल्जर थे, किसके, जो कैवलरी सोल्जर थे, उन्होंने भी किसको ज्वाइन कर लिया, वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया, और इन दोनों ने मिलकर एक काउंसिल बनाई जिसको सोवियत काउंसिल बोला गया। क्या बना, इन दोनों ने मिलकर ही सोवियत काउंसिल बनाई। यहाँ पर देखिए कौन कौन ज्वाइन हो गए, यहाँ पर आपके सोल्जर प्लस आपके, और दूसरा कौन सा था, वर्कर्स, ये दोनों ही मिलकर, और इन दोनों ने ही मिलकर क्या बनाए, सोवियत काउंसिल, जिसे सोवियत काउंसिल बोला गया था। किसने बनाई थी, अब मतलब जितने सब लोग थे ना वो एक साइड में कलेक्ट हो रहे थे, एक साइड में जार था और दूसरी साइड में बाकी जितनी पॉपुलेशन थी उसमें सोल्जर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, पुअर लोग हो गए, वो सब एक साइड में थे, सब मिलकर काम कर रहे थे एक साइड में आकर। ओके, नेक्स्ट डे, अब अगले दिन क्या हुआ, मिलिट्री कमांडर्स वेंट टू जार एंड एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। फिर मिलिट्री कमांडर, जो मिलिट्री कमांडर थे, जो हेड थे मिलिट्री कमांडर के, वो जार के पास आए और उन्होंने जार के पास आकर बोला कि उन्होंने उसको एडवाइस दी, किसको, उन्होंने जार को एडवाइस दी कि अब तुम्हें एब्डिकेट कर देना चाहिए। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, एब्डिकेट का मतलब होता है कि अब आपको अपनी पोस्ट छोड़ देनी चाहिए, जिस पोस्ट पर अभी आपको, बस अब खत्म, इतना ही साथ था, अब आप इस पोस्ट को छोड़ दो। तो किसने बोला, ये जो मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने ये एडवाइस दी थी जार को कि अब आप अपनी पोस्ट छोड़ दो, आपके लिए यही अच्छा होगा, मतलब आप राजा की पोस्ट से हट जाओ। तो क्या उसने ये बात मानी, 10 on 22 मार्च ही एब्डिकेटेड द रशियन थ्रोन। तो राजा को लगा भाई सही कह रहे हैं, मेरे को उठा के बाहर फेंके, इससे अच्छा है पहले ही मैं ये राजवास सब छोड़ छाड़ दूं। तो राजा ने यही किया, तो उन्होंने 2 मार्च 1917 को उन्होंने एब्डिकेटेड कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया, ठीक है, रशियन थ्रोन को, जिसका राजा बने वो बैठे थे, अब उन्होंने वो एम्पायर छोड़ दिया। एंड ऑन 15 मार्च सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स लिबरल्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज, ठीक है, अब मेन चीज यहाँ पर क्या है, मेन चीज ये है कि अब जो राजा था, जो जार था, जार ने तो अब क्या करा, अपनी पोस्ट छोड़ दी। अब जार के बाद में जो लीडर बनेगा वो कौन बनेगा, अब जार के बाद में कौन बचा, जार के बाद में बने कौन बचा, वो ड्यूमा के लोग बचे, जो राजा के टाइम पे उस ड्यूमा में उसके कंसल्टेटिव थे वो बचे, सोवियत लीडर बचे, ठीक है, जो सोवियत काउंसिल को रन कर रहे थे, चला रहे थे उस सोवियत काउंसिल को, वो लीडर बचे, और ड्यूमा के लीडर्स बचे, लिबरल्स बचे, और इन लोगों ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। और इनमें देखिए, इनमें कौन कौन लोग थे, इनमें थे बिग बिजनेसमैन, रिच पीसेंट और पॉलिटिशियंस कंजर्वेटिव, ये लोग बचे। और इन लोगों ने क्या बनाई, इन लोगों ने बनाई प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब ये लोग मिलकर कंट्री को रन करेंगे, मतलब अब जो पावर थी वो जार के हाथों से निकलकर सोसाइटी के पावरफुल लोगों के हाथों में चली गई, बिजनेसमैन, लैंड ओनर्स और कंजर्वेटिव्स। जो पार्लियामेंट में उस टाइम पे थे ना लोग, ड्यूमा में थे, उन 3 टाइप के लोगों के हाथ में सारी पावर चली गई। और उन तीनों लोगों ने मिलके, ठीक है, उन तीनों ग्रुप्स के लोगों ने मिलके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। और ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये अब जो कंट्री है उसको रन करेगी। देखिए अभी रेवोल्यूशन वगैरह हुआ, उसके साथ में जो पावर थी वो जार के हाथों से चली गई। अब जार के हाथों से पावर निकलकर सोसाइटी के पावरफुल लोगों के हाथ में चली गई, मतलब एक दूसरा जो प्ले ग्राउंड था वो रेडी हो रहा था वॉर के लिए, क्योंकि अब पावरफुल लोगों के हाथ में गई है पावर, वो पुअर को कभी अपने साथ बैठने ही नहीं देंगे, अपनी कैटेगरी में आने ही नहीं देंगे। तो एक दूसरा प्ले ग्राउंड भी रेडी हो रहा था रेवोल्यूशन के लिए, क्योंकि पावर छूट के नॉर्मल लोगों के हाथ में नहीं, अभी भी पावरफुल लोगों के हाथ में गई है। तो पावरफुल लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि पावर उनसे छूटकर किसी दूसरे के हाथों में जाए, इसलिए अब एक सेकेंड प्ले ग्राउंड रेडी हो रहा था। अब देखिए आफ्टर फेब्रुवरी,
अब ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में हमने सारी चीजें क्या समझी, देखिए अभी तक हम यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोपियन जो यूरोप था उसमें दो अलायंस बने थे, एक साइड रसिया था, जर्मनी वगैरह थे, तो दोनों में वॉर चल रही थी, इसमें काफी लोग मारे गए, रशिया की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बट फाइनली रशिया जीत जाता है वॉर में। उसकी सिचुएशन खराब होने की वजह से कंट्री की सिचुएशन भी खराब हो रही थी, जिसकी वजह से कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। अब सिविल वॉर के चलते उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नेम था उसको चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया गया था। इन साथ ही साथ उस सिविल वॉर का असर कंट्री में ये पड़ा कि फैक्ट्रीज बंद हो गई, फैक्ट्रीज शट डाउन हो गए। अब फैक्ट्रीज के शट डाउन होने की वजह से जो लोग थे वो स्ट्राइक पर उतर आए, उसमें सिर्फ मेंस ही नहीं थे, विमेन्स भी थी, मेन और विमेन दोनों ने मिलकर स्ट्राइक करी, और स्ट्राइक में उनकी जो डिमांड थी वो ब्रेड को लेकर थी, बेटर वेजेस आर को लेकर थी, बेटर वर्किंग कंडीशन को लेकर थी, बेटर आवर्स को लेकर उनकी डिमांड थी। ये कुछ उनकी डिमांड थी जिसको वो जार से पूरा करवाना चाहते थे, बट जार ने स्टार्टिंग में तो मना किया और कैवलरी के थ्रू कर्फ्यू भी लगाया, बट लोग उस टाइम पे घर चले गए। बट 24 एंड 5 को जब दोबारा से ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे दोबारा आए तो कैवलरी ने उनको ज्वाइन कर लिया, वर्कर्स को, और राजा को रिफ्यूज कर दिया कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम इन वर्कर्स को ज्वाइन करते हैं। और उन लोगों ने वर्कर्स को ज्वाइन कर एक सोवियत काउंसिल बनाई, ठीक है। अब राजा को मिलिट्री कमांडर ने बोला कि अब आपके लिए अच्छा यही होगा कि अब आप इस राजा जो रूलिंग राजा बने बैठे हो उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको लेफ्ट कर दो, छोड़ दो। तो राजा ने सोचा यार ठीक ही बोल रहे हैं, उठा के बाहर फेंकने से अच्छा मैं खुद ही छोड़ दूं, इतनी तो प्रॉब्लम वैसे भी आ रही है। तो जार ने क्या करा, जार ने अपनी सारी पावर छोड़ दी। अब जार के पावर छोड़ने के बाद वो सारी की सारी पावर किसके पास में चली गई, जो सोसाइटी के पावरफुल लोग थे, अमीर लोग थे, जैसे ड्यूमा के कंजर्वेटिव्स और बिग बिजनेसमैन और लैंड ओनर, सारी की सारी पावर इन लोगों के हाथों में चली गई। अब ये वो लोग थे जो कंट्री को चलाएंगे, अब जो कंट्री है वो इनके अकॉर्डिंग चलेगी। ये हमारा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन था। अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद में चीजें क्या हुई वो हम यहाँ पर देखेंगे। आफ्टर फेब्रुअरी, अब देखिए आफ्टर फेब्रुअरी क्या हुआ, द प्रोविजनल गवर्नमेंट took the responsibility of conducting war and governing the country। अब जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर आ गई कि वॉर को कैसे कंडक्ट करना है और कंट्री में जो भी टेम्परेरी बेसिस इश्यूज थे उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सारी चीजें किसके अंडर में आ गई, ये जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी इसके अंडर में ये सारी चीजें आ जाती है। अब इसके साथ ही और क्या होता है, द प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो गवर्नमेंट बनी थी ना इसको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, इसमें जो पावरफुल लोग थे वो खुद से ही उन्होंने अपनी पोजीशन गेन कर ली थी। ओनली द पीपल इन हायर पोजीशन, जो हायर पोजीशन के लोग थे वो इन्फ्लुएंशियल हुए थे, सच एज आर्मी ऑफिसर्स थे उसमें, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। सो द लिबरल्स एंड सोशलिस्ट वांटेड द इलेक्टेड गवर्नमेंट। उसमें जो लिबरल्स थे और जो सोशलिस्ट थे सिर्फ वही चाहते थे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई जाए, बाकी सब तो नॉन इलेक्टेड ही मतलब चल रहा था। While governing the provisional government made several changes। अब जैसे ही ये प्रोविजनल गवर्नमेंट आई तो सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस होने लगे थे, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस होने लगे, तो उन्होंने क्या किया, अब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, मतलब पावर हाथ में आते ही अपने रंग दिखाने उन्होंने शुरू कर दिए थे। होता है ना पावर आ गई, अब अपने अकॉर्डिंग वो चलाएंगे कंट्री को, किस तरीके से चलाना है। तो जैसे ही पावर इनके हाथों में आई इन लोगों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पब्लिक जो मीटिंग होती थी ना, पब्लिक मीटिंग को रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, और जो एसोसिएशन बनाई जाती थी उन सभी एसोसिएशन को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया कि कोई एसोसिएशन कंट्री में नहीं बनाई जाएगी और किसी के हाथ में पावर नहीं रहेगी हमारे अलावा। सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर, तो सोवियत के जो लोग थे वो हर जगह फैल गए, जो वर्कर्स वगैरह थे वो पूरे रशिया में फैल गए थे और वो डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शन की मांग कर रहे थे। सोवियत कौन थे, वो जो वर्कर्स वगैरह थे वो सारे लोग वो पूरे रशिया में फैल गए थे और वो किसकी डिमांड कर रहे थे, वो लोग डिमांड कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शन की, फिर दूसरे तरीके से इलेक्शन किए जाए और जो गवर्नमेंट बनेगी वो ऐसी नहीं हमारे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बनाई जाएगी। द एडवेंट ऑफ लेनिन आफ्टर फेब्रुअरी, आफ्टर फेब्रुअरी के बाद आपने बोल्शेविक लीडर का तो नाम, बोल्शेविक जो एक पार्टी थी याद होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उसी का एक मेन लीडर था वो था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जो एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरीज थे ये, तो ये रशिया में वापस
आ गए थे। अब ये फॉर्म में आ रहे हैं अपनी, ठीक है। ये जो व्लादिमीर लेनिन थे ये फॉर्म में आ गए थे क्योंकि इनको एग्जाइल कर दिया गया था, रसिया से बाहर निकाल दिया गया था। तो अब इनको लगा अब तो ये मेरी कंट्री है, आजाद हो गई, तो मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं जा सकता हूँ। तो इसलिए व्लादिमीर लेनिन रशिया वापस आ गए थे। In April 1970, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. Exile मतलब बाहर देश निकाला दिया गया था और उसके बाद वो रशिया में वापस आ गए थे जब रशिया को मोनार्की से फ्रीडम मिल गई थी। Bolshevik were against the involvement of Russia in the World War since 1914. जो ये बोल्शेविक थे, बोल्शेविक मतलब जो व्लादिमीर लेनिन थे, इनका जो इन्वॉल्वमेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये बोल रहे थे फालतू में वॉर में लगे पड़े हैं, अपनी कंट्री देश वेश को संभालो, पता नहीं क्या वॉर में लगे पड़े हैं। तो इसलिए इनको जो ये इन्वॉल्वमेंट था ये बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट, इनको पसंद नहीं था इस वॉर में रशिया का शामिल होना, जो कि 1914 में रशिया इस वॉर में शामिल था। Thus now Lenin felt it was the time for Soviet. ये जो टाइम अब है ये वर्कर्स का टाइम है, उनके लिए सोचो, सारी पावर उनके हाथों में दो, तुम क्यों पावर लेकर बैठे हुए हो। इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए भी कहा कि ये पावर प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथों में क्यों गई है, ये टाइम वर्कर्स का है, सारी पावर किसके हाथों में जानी चाहिए, वर्कर्स के अंडर में जानी चाहिए, वर्कर्स के हाथों में जानी चाहिए। और यहाँ वो पावर लेकर बैठे हुए हैं, तो इसलिए अब वो इतने बड़े रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स रखी, 3 डिमांड्स थी उनकी। और वो 3 डिमांड्स क्या थी, फर्स्ट डिमांड ये थी, ही डिक्लेयर दैट वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज, कि अब ये वॉर खत्म कर दो। पहली डिमांड उनकी ये थी कि वॉर जो चल रही है इसको क्लोज कर दो, खत्म कर दो, कि अब वॉर नहीं होगी। सेकेंड डिमांड इनकी थी जो लैंड है, जो जमीन था वो लोगों में बांट दी जाए, सभी लोगों में जमीन को बांट दिया जाए। और जो थर्ड डिमांड वो ये थी कि जो बैंक है बैंकों को नेशनलाइज्ड कर दिया जाए, बैंक को नेशनलाइज कर दो और लैंड को ट्रांसफर कर दो लोगों में। और जो ये वर्ल्ड वॉर चल रही है ना इसको खत्म कर दो, भाई बहुत लोगों का इससे नुकसान हो चुका है, बहुत लोगों का लॉस हुआ है, तो ये वर्ल्ड वॉर खत्म कर दो, लोगों को उनकी लैंड दे दो और साथ ही साथ बैंक है उनको भी नेशनलाइज कर दो। इनकी जो ये 3 डिमांड थी ना इसको अप्रैल थीसिस बोला गया, ठीक है। अप्रैल थीसिस किसकी थी, व्लादिमीर लेनिन की थी। अप्रैल थीसिस में क्या था, इनकी 3 डिमांड्स थी। ओके, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि अप्रैल थीसिस क्या था, अप्रैल थीसिस में जो डिमांड थी वो क्या थी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और देखिए क्या था, द एडवेंट ऑफ लेनिन आफ्टर फेब्रुअरी, और क्या क्या चीजें करी। ऑल्सो लेनिन वांटेड टू रीनेम द बोल्शेविक पार्टी, ये जो बोल्शेविक पार्टी थी ये लेनिन की थी, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। तो इन्होंने अपनी बोल्शेविक पार्टी का नाम भी चेंज कर दिया और नाम चेंज करके क्या रख दिया, कम्युनिस्ट पार्टी। उन्होंने अपनी इस पार्टी का नाम चेंज कर क्या रखा, बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज कर रखा उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी। फॉर इंडिकेटेड द रेडिकल एम्स, जिसमें वो रेडिकल्स के एम को फुलफिल करते थे, लिबरलाइजेशन को फॉलो करते थे। इनिशियली द पार्टी मेंबर डिड नॉट फील द नीड फॉर रेडिकल चेंज, बट जो लोग थे ना वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई बदलाव आए, उन्हें लगता था ठीक है यार प्रोविजनल गवर्नमेंट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो चेंज की क्या जरूरत है, अभी तो हम उससे परेशान होकर को थोड़ी सी शांति मिली है, फ्रीडम मिली है, अब एक ये आ गया, अब इतनी चेंज की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लोग मानते थे कि अभी हमें चेंज की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है भाई चलने दो। बहुत परेशान हो गए थे लोग रशिया के, तो उन्हें चेंज की कोई नीड दिखाई नहीं दी उस टाइम पर। They were instead in a favor of supporting provisional government, वो उस टाइम पर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसके सपोर्टर्स थे। वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। Subsequently, several changes in Russia changed the attitude of member in the party, बट कुछ टाइम पर ही उनको ऐसा फील होने लगा था कि नहीं ये ठीक है और यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस चाहिए। वो जो एटीट्यूड था लोगों का वो चेंज होने लगा था, और वो एटीट्यूड जो चेंज हो रहा था वो किसकी तरफ बढ़ रहा था, वो जो लेनिन है लेनिन की तरफ वो एटीट्यूड बढ़ रहा था, वो लोग चेंज को एक्सेप्ट करने लगे थे। वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, अब यहाँ पर वर्कर्स का मूवमेंट जो था वो स्प्रेड होने लगा। द फैक्ट्री कमिटीज एंड सोल्जर कमिटी वर फॉर्म, फैक्ट्री कमेटी बनने लगी, सोल्जर्स की कमेटी बनने लगी थी। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट को लग रहा था कि जो उनकी पावर है ना, उनके हाथों से जो पावर है वो निकल रही है, और किसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जो लेनिन है लेनिन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है किसके अकॉर्डिंग, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। और बोल्शेविक लीडर या कम्युनिस्ट पार्टी लीडर भी बोल सकते हो या व्लादिमीर लेनिन का जो इन्फ्लुएंशियल है वो बढ़ रहा है।
ट्रेड यूनियंस ग्रो इन नंबर, ट्रेड यूनियन नंबर्स में बढ़ रही थी। मोर ओवर अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, पूरे रशिया के अंदर 500 के अराउंड जो सोवियत थे वो फैल गए थे और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे थे। मतलब पहले तो लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लोगों को लग रहा था नहीं चेंज की कोई जरूरत नहीं है, बट धीरे धीरे जो उनका ये एटीट्यूड था, ये एटीट्यूड उनका चेंज होने लगा कि नहीं चेंज की जरूरत है। मैंने भी बताया ना, लेकिन नया प्लेग्राउंड रेडी हो रहा था। नए प्लेग्राउंड में क्या था, अब पहले जार से वॉर कर रहे थे, अब उन्हें प्रोविजनल गवर्नमेंट से वॉर करनी थी, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने भी सारी चीजों को अपने कंट्रोल में कर लिया था, अब उन्हें इससे वॉर करनी थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट बिगेन टू ऑब्जर्व रिडक्शन इन इट्स पावर, वो अपनी पावर को रिड्यूस करना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी सारी पावर उनके अंडर में रहे। और उन्होंने डिसाइड किया कि जितनी भी चीजें उन सभी पर किसका कंट्रोल रहेगा, प्रोविजनल गवर्नमेंट का रहेगा। देखो, इट रिसाइटेड अटेम्प्ट्स टू वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगिन अरेस्टिंग लीडर। उन्होंने कहा जो भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको जो लीड रोल करना है, ठीक है, उनको जो हेड है, जो फैक्ट्री वर्कर्स का जो लीडर है, उनको अरेस्ट कर लो। जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स के जो लीडर थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। दे ऑल्सो ट्राई टू रिप्रेस डेमोन्स्ट्रेशन लेड बाय बोल्शेविक, एज अ रिजल्ट मैनी बोल्शेविक लीडर टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। और जो डेमोन्स्ट्रेशन के बोल्शेविक लीडर थे, बोल्शेविक लीडर को भी पकड़ के मारा जाने लगा, उनको भी जेल में डाला जाने लगा, जिसके थ्रू कुछ तो छिप गए और कुछ भाग गए। कौन, बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स थे वो कुछ छुप गए और कुछ वहां से भाग गए थे। Meanwhile, the peasant in the countryside formed land committees and also seized land। जो यहाँ पर जो पीजेंट्स की जो कंट्री साइड में लोग थे, उन्होंने जो कमिटीज बनाई थी उनको भी क्या कर दिया, उन जमीनों को भी सीज कर दिया गया कि लोगों में ये जमीन को जो ट्रांसफर होना था वो नहीं होगी। मतलब अभी तक जो सारी पावर थी किसके हाथों में जा रही चली गई है, वो सारी की सारी प्रोविजनल गवर्नमेंट के। और यहाँ पर जो एक बड़ा रेवोल्यूशनरी है, वो बड़ा रेवोल्यूशनरी कौन था, वो बड़ा रेवोल्यूशनरी आया था आपका व्लादिमीर लेनिन, जिनकी कुछ डिमांड्स थी। उनकी डिमांड ये थी जैसे बैंक को नेशनलाइज कर दो, लैंड को ट्रांसफर कर दो पीजेंट्स में, और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर को खत्म कर दो। पहले तो उन्होंने जब लोगों को अपनी डिमांड बताई कि ये सारी, तो लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया था, नहीं यार चलने दो, ठीक तो चल रहा है सब कुछ है। बट धीरे धीरे जब उन्हें प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में पता चला तो उन लोगों का जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया। उन्होंने कहा नहीं चेंज की जरूरत तो है, तो उन सभी लोगों ने व्लादिमीर लेनिन को सपोर्ट किया। अब व्लादिमीर लेनिन को जब सपोर्ट कर रहे थे तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा यार हमारे हाथ से तो पावर जा रही है सारी, उसको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, हमें कम सपोर्ट मिल रहा है, तो उन्होंने सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब जैसे कि कंट्री में जो भी होगा वो देखेगा, जो भी लीडर है जिस भी पार्टी का जो कुछ भी एक्टिविटी पॉलिटिकल एक्टिविटी करता पाया गया उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। तो मतलब सारी चीजों को उन्होंने एक तरह से सेंसरशिप लगा दी थी कि उनकी मर्जी से कंट्री में कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये है हमारा आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद में हुआ था, और साथ ही ये जो लेनिन के रशिया में वापस आने के बाद ये सारी चीजें हुई थी। अब इसके बाद स्टार्ट होगा अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन में चीजें कैसे चल रही थी वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। ये हमारा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन था। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसी सारी चीजों को, ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी इसने क्या किया, कैसे किया, उसको हम कब पढ़ेंगे, अक्टूबर, क्योंकि अब जो टाइम पीरियड आ रहा था वो अक्टूबर का आ चुका था, ठीक है। फेब्रुअरी आ गया, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से अप्रैल थी, अप्रैल के बाद धीरे धीरे सारी चीजें चल रही थी, और इन सब चीजों के चलते चलते क्या स्टार्ट हो गया था, अक्टूबर। तो अक्टूबर में भी रेवोल्यूशन हुआ था। अब अक्टूबर में क्या रेवोल्यूशन हुआ था इसको करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहेंगी। नहीं होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।